नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अब मान लो कि हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक। अब आपको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, एक ही बात है क्या, अलग अलग है, एक ही बात है। ए माइनस बी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी। देखो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, हमको एक चीज समझ में आएगी कि अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक काम करो, पहले वेक्टर को एज इट इज रखो और दूसरे वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लेके, क्योंकि देखो आगे माइनस लग गया ना, तो दूसरे वेक्टर का जिसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसका अपोजिट वेक्टर लेके पहले वाले में ऐड कर दो। पहले वाले वेक्टर में क्या ऐड करना है, दूसरे वेक्टर का अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बी के बराबर ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसको बोलेंगे वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर। जैसे वेक्टर बी किधर है, इधर है, इसका अपोजिट वेक्टर किधर होगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा उसको बोलना है अपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या लेनी है, सेम लेनी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये है माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये कौन है, माइनस बी वेक्टर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस माइनस ऑफ बी, जो कि ए माइनस बी के बराबर होगा, मतलब मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी एक्चुअल में हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन ही करेंगे, ये चीज याद रखनी है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करो। जैसे वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इससे एक पैरेललोग्राम बन गया। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें वो वाला डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जहां पे दोनों वेक्टर्स की टेल कनेक्टेड है, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगा, मतलब ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर। तो इसको मैं ए माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। किसका रिजल्टेंट है ये, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो ये आ गया ए माइनस बी। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर मुझे फाइंड करना है कि a माइनस बी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे फाइंड करना है, तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला ही लगा दो भाई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो फाइंड किया है, बस फर्क इतना है कि बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर लिया है। तो जो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला होता है, एडिशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये एडिशन वाला बता रहा हूँ। एडिशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला था r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और एक हमने ये पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वेक्टर ए से एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। अब क्योंकि आपको करना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर बी की जगह क्या करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों के अंदर माइनस बी पुट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन के जो फॉर्मूले अपने पास निकल के आएंगे वो फॉर्मूले क्या होंगे, वो है आर मतलब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, यानी कि ए माइनस बी। ये आर किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर, ये ध्यान रखना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर आएगा ए स्क्वायर। अब बी की जगह माइनस बी पुट करना है, बी की जगह क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो फॉर्मूले है इनमें माइनस बी पुट करना है, क्योंकि पहले हम ए और बी को ऐड कर रहे थे तो ये फॉर्मूले बने थे, अब ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, तो बस बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से। माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बी लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो आया क्या समझ में, कितना आसान है। और अगर मुझे ये फाइंड करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसने वेक्टर ए से कितना एंगल बना रखा है, ये वाला एंगल, तो ये अल्फा कितना, अगर ये मुझे फाइंड करना है तो हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू बी की जगह माइनस बी लिख दो, यहाँ पे माइनस बी आएगा, माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि बी की जगह आपको माइनस बी लिखना है। यह है समझ में। देखो यहाँ पे एक माइनस सिंबल लग गया ऊपर, माइनस सिंबल ये बता रहा है कि जो एंगल आप मेजर कर रहे हो उसको आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। नॉर्मली हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के अगर आप किसी भी एंगल को मेजर करोगे, जैसे ए से बी की तरफ चल के अगर आप एंगल को मेजर करोगे तब तो इस एंगल को बोला जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ए से नीचे की तरफ आके इस एंगल को मेजर कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसलिए एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला जो नेगेटिव सिंबल है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि एंगल आपने नीचे की तरफ मेजर किया हुआ है, मतलब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा ना कि ऊपर की तरफ। समझ में आया क्या? तो ए और बी का रिजल्टेंट तो इनके बीच में आता है, लेकिन ए और माइनस बी है ना, इनका रिजल्टेंट आएगा ए के नीचे की तरफ। तो ये माइनस का सिंबल बताएगा। अगर सिर्फ एंगल ही पूछे कि ये कितना है, 30 डिग्री 60 डिग्री कितना है, तो आप इस माइनस सिंबल को हटा भी सकते हो, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको यूज करके आप कुछ चीजें इजीली सॉल्व कर लोगे, मतलब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहले तो जब आप वेक्टर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टेंट मिलता है आपको आर, और उस आर का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका वेक्टर ए से जो एंगल बनेगा, मतलब ए माइनस बी से जो भी आएगा उसका वेक्टर ए से जो एंगल बनेगा उसका tan फंक्शन यानी कि tan अल्फा बराबर होगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा नहीं होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होंगे। जो वेक्टर एडिशन होता है a प्लस बी और b प्लस ए, ये एक ही बात होती है। तो वेक्टर एडिशन तो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, जब एक वेक्टर में से दूसरा माइनस किया जा रहा है, तो अगर आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो उससे आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। मतलब जैसे मैंने लिखा a माइनस बी माइनस सी, ऐसे लिखा हुआ है। पहले मैंने वेक्टर a और b को सब्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, फिर जो भी आया उसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते a माइनस बी माइनस सी और b और c को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ये और ये बात सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। ऐसा नहीं कर सकते कि b और c को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया फिर जो भी आया a में से उसको माइनस कर दिया, ये बराबर नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है क्या? अगर ये बराबर आ जाता तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, लेकिन फॉलो नहीं करेगा। तो ये भी याद रखना है, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, याद रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर्स क्या हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ए और बी बराबर हैं। मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। ठीक है, दोनों बराबर ही है। तो अब हम ये फाइंड करके देखते हैं कि अगर इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। देखते हैं, अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, तो मैं वो फॉर्मूला बता देता हूं पहले, फिर हम एंगल थीटा पुट करके इसका स्पेशल केस देख लेंगे। ए और बी यहाँ पे बराबर है, तो ए और बी को ए पुट कर दो स्मॉल ए, और सॉल्व करके देखो क्या आता है। आर इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बस ए की जगह भी आपको स्मॉल ए पुट करना है और बी की जगह भी आपको स्मॉल ए पुट करना है, माइनस 2a इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 2 ये a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा आ गया। 2a स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उससे अगर मैं इसको रीअरेंज करूं और सॉल्व करूं तो ये आएगा
2a² इंटू ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा एंगल, अगर 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आता, अगर थीटा है तो क्या आएगा थीटा बाई 2। अब ये 2 इंटू 2 4 बन गया, अंडर रूट से बाहर क्या आएगा 2 बाहर आएगा, a² से a बाहर आएगा, और क्या आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 बाहर आएगा। ये आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, मान लो दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन वो आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका वेक्टर एडिशन आता है 2a cos थीटा बाई 2। ये मैंने पहले बताया था वेक्टर एडिशन में। और अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, बोलो 2a साइन थीटा बाई 2 आएगा, cos की जगह क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। अब ये वाला जो स्पेशल केस में अभी बात कर रहा था कि अगर ये एंगल थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा, एंगल थीटा को 60 डिग्री पुट करके देखो, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बताओ थीटा 60 डिग्री पुट करोगे तो थीटा 60 बाई 2 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल होके रिजल्टेंट आएगा a के बराबर। इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो उनका जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा वो भी उन्हीं के बराबर आएगा। अगर दो फोर्स है सपोज करो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो उनका जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो उससे आंसर क्या आएगा 10 के बराबर ही आएगा। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री तो उनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन कितना आएगा सॉल्व करने पे उन्हीं के बराबर आएगा। देखो a और b a के बराबर थे ना, रिजल्टेंट भी a आ गया। ये चीज समझ में आ गई क्या, आसान है एकदम, ठीक है। अच्छा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें याद रखने हैं, फोर्थ पॉइंट है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे उतना ही आ रहा है जितना उनको ऐड करने पे आ रहा है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है जब वेक्टर b क्या हो जीरो हो, वेक्टर b क्या हो एक जीरो वेक्टर हो, क्योंकि a में से जीरो माइनस करो या एक में जीरो ऐड करो आंसर a ही आएगा, है ना। तो दोनों बराबर आ गए ना। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें ये बराबर आ जाए। अगर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हैं, अगर वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स का इक्वल आ रहा है तो वो एक ही केस में आएगा जब जिस वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो क्या हो जीरो हो। ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है, तभी ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ हो a माइनस बी मोड इक्वल टू a प्लस बी मोड, पहले तो ये बताओ इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां पे हमने लिखा है a माइनस बी मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यहां लिखा है वेक्टर एडिशन। यहां पे क्या लिखा है a माइनस बी, लेकिन मोड का सिंबल लगा दिया। मोड का सिंबल ये बता रहा है कि a माइनस बी से जो भी आएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे a प्लस बी से जो भी आएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपस में बराबर है। तो ये एक ही केस में बराबर होंगे अगर थीटा मतलब a और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो। जैसे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या था, दो वेक्टर अगर आप ऐड कर रहे हो तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जिसको मैं आर डैश बोल रहा हूं उसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का है रिजल्टेंट। तो बताओ ये दोनों बराबर कब आ सकते हैं, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर कब आ सकता है, जब ये जीरो हो जाए और इसमें ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो होता है, और ये जीरो कब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कहने का मतलब ये है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उनका वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूलों से देख लो चाहे आप, तो इसको आप सीधा याद भी रखो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीधे टिक करने वाले होते हैं ये, तो ये याद रखेंगे। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, कोई भी इसमें अगर डाउट है कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट
एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी बी। ये बोल रहा कि एक ट्रक जा रहा था, पहले किधर जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब किधर जा रहा है, अब वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। अब किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, सेम स्पीड से, स्पीड सेम है। तो पूछा चेंज इन वेलोसिटी बताओ। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी और बाद में जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। चेंज, जब भी आप किसी भी चीज में चेंज कैलकुलेट करते हो तो हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी देख लो किधर है, इनिशियल वेलोसिटी देख लो किधर है, उसके बाद में उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और उससे जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा देते हैं। इधर ईस्ट है मान लो, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ मान लेते हैं, इधर साउथ। वैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ अंदर की तरफ होगा और साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर है, वेस्ट पीछे है, इस तरीके से होगा। बोर्ड पे तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। अब देखो इसने जो बोला है वैसा करते हैं। इसने बोला कि एक ट्रक है जो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऐसे इधर जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है 20, यानी v1 बोल देता हूं इस वेलोसिटी को, यह है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर चलते चलते ये किधर मुड़ गया, वेस्ट की तरफ मुड़ गया, सेम स्पीड से जा रहा है बीबी। वेस्ट किधर है, इधर, मतलब यहां से जाके यहां पे पहुंचा, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां पहुंचा और यहां पे ये इधर मुड़ गया। अब कोई भी वेक्टर है उसको उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इसके मुड़ने के बाद में जो इसकी वेलोसिटी वो इधर है, तो उसको मैं यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा इजीली समझने के लिए। तो v1 वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और v2 वेलोसिटी किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो उसको वेक्टर को उठा के यहां पे ले आओ, तो उसको ऐसे दिखाएंगे कि ये है v2 वेलोसिटी और ये भी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी लिख देता हूं इसको, तो ये होगा v2 माइनस v1 के बराबर। मतलब v2 में से v1 को माइनस करना है, आया समझ में। v2 में से v1 को माइनस करना है तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं डेल्टा v का। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने वाला फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, जैसे a और b वेक्टर होते हैं, a माइनस बी करते हैं तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उसकी जगह क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। a और b की जगह v1 v2 लिख दो, क्या दिक्कत है, सब्ट्रैक्शन नहीं तो करना है। v1 कितना 20, v2 भी कितना 20, 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा कितना 90, कॉस 90 कितना 0, ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये आएगा 20 रूट 2। सॉल्व करोगे तो ये तो है अपनी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी अपने पास आ गई। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, v2 माइनस v1, क्या कैलकुलेट करना है, v2 माइनस v1। v2 किधर है, इधर है, v1 किधर है, ऊपर की तरफ। अब v2 में से v1 माइनस करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v2 प्लस माइनस v1, ऐसा लिख सकते हो क्या। v2 माइनस v1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब v2 में मुझे ऐड करना है माइनस v1, तो मुझे v2 माइनस v1 मिल जाएगा। v1 ऊपर है तो माइनस v1 किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना, माइनस v1 इधर होगा। तो v2 में माइनस v1 ऐड करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, मतलब v2 माइनस v1 किधर आएगा, बीच में आएगा कहीं। दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, देखो ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये 20 है तो 20 और 20 का रिजल्टेंट आएगा एकदम बीचों बीच 45 डिग्री एंगल के ऊपर। अगर ये टोटल एंगल 90 है तो 45 डिग्री पे आएगा। तो ये आ गया अपने पास में v2 माइनस v1। अब ये कौन सी डायरेक्शन है देख के बताओ, साउथ और वेस्ट के बीच में है ना, तो इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, साउथ वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। देखो 20 रूट 2 आएगी चेंज इन वेलोसिटी और साउथ वेस्ट की तरफ आएगी। आया समझ में।
मैग्नीट्यूड तो सीधा फाइंड कर सकते हो क्योंकि दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करना होता है तो क्या आता है 2a sin थीटा बाई 2, तो उससे एक स्टेप बच जाएगी आपकी, वो लगा सकते हो। और डायरेक्शन चेक करने के लिए डायग्राम बना के फटाक से डायरेक्शन देख सकते हो, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। ये बोला कि दो यूनिट वेक्टर अपने पास है। यूनिट वेक्टर कौन होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब दो यूनिट वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 1, और रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब ये तो एक ही केस में आता है जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। याद है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो वेक्टर जो कि बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, अगर उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं के बराबर आएगा। रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? ए और बी के बराबर आएगा। ए और बी यहां पे बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट भी ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। ये स्पेशल केस है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि एंगल यहां पे क्या होना चाहिए इसके लिए 120 डिग्री। तो आपको एंगल पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है ये बोला देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है यहाँ पे 120 डिग्री, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 है। तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, मतलब a माइनस बी क्या मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो। a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, a 1 b 1, और थीटा कितना है 120 डिग्री। थीटा तो 120 डिग्री है ना दोनों के बीच में, सब्ट्रैक्शन करना है इनका। तो cos 120 होता है -1/2, तो माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 1/2 आया 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 1 + 1 + 1 यानी कि 3, यानी कि आपका आंसर क्या है √3। आपका आंसर क्या है √3। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आया समझ में? स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है ये। अब जैसे ये पॉइंट अगर आपको याद है ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो क्या करना पड़ता, मान लो ये पॉइंट याद नहीं है तो फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ना अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, उसमें आप a और b को बराबर लेते, r को भी उन्हीं के बराबर लेते, फिर सॉल्व करते, थीटा निकालते, पहले तो थीटा पता चलता 120 आता, फिर वो फॉर्मूला लगता। तो देखो कितना टाइम बच गया ना यहाँ पे। अगर आपको पॉइंट याद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उससे आप कम से कम आधा टाइम बचा ही सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a कैप माइनस बी कैप मोड इक्वल टू √2, मतलब a कैप और b कैप क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √2 के बराबर आ रहा है। पहले तो जो ये वाला जो लाइन लिखी है इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। a कैप माइनस बी कैप मोड इक्वल टू √2, इसने बोला कि ए केप और बी केप ये तो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि केप लगी है तो हम पहचान गए कि ये क्या है यूनिट वेक्टर से जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। उसमें a और b का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता हो तो वो सीधा पुट कर देंगे। जैसे इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है वो आपको पता है, तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 1 × cos थीटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर आ रहा है √2 के, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हिंट है अपना। दोनों साइड में स्क्वायर करो, ये आएगा 1 + 1 2, ये आएगा 2 cos थीटा इक्वल टू ये 2 बन जाएगा स्क्वायर होके। अब ये 2 cos थीटा इधर ले जाएंगे, ये 2 इधर लाएंगे, तो ये 2 cos थीटा ये तो 0 आ जाएगा। अब बताओ 2 भी 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 बनेगा। तो cos थीटा 0 कब आएगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं कौन कौन a केप और b केप, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये पता चल गया। अब मैं इनको ड्रॉ करके बताता हूं, जैसे ये a केप है और ये है अपना b केप, और इनके बीच का एंगल कितना पता चला 90 डिग्री। आया समझ में? अब देखो आपको ये पता चल गया कि a केप और b केप इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब आपको पूछा क्या इसने बोला कि a केप प्लस √3 b केप का मैग्नीट्यूड बताओ। तो a केप तो उसी डायरेक्शन में होगा,
इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो है ए केप, और √3 बी केप किधर होगा, तो बी केप जिस डायरेक्शन में है ये वेक्टर उसका √3 टाइम्स है। जैसे मान लो कि वेक्टर बी होता है, उसके आगे 2 लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 2b वेक्टर, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, √3 बी केप, जिसका मतलब ये है कि जो बी केप वेक्टर आपने लिया है ये उसका √3 टाइम्स होगा। क्या होगा, ये √3 टाइम्स होगा, तो ये है √3 बी केप। डायरेक्शन तो इसकी बी केप के अलोंग ही होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी केप का √3 टाइम्स होगा। ये बात समझ में आई क्या, ये बताओ पहले तो। एंगल वही रखा है अपन ने, क्यों, क्योंकि ए केप और √3 बी केप, इनके बीच का एंगल वही होगा जो पहले था, क्योंकि एंगल तो चेंज किया ही नहीं हमने, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया बस। तो थीटा क्या है इनके बीच में, वही 90 डिग्री है पहले वाला। तो अब पूछा है कि बताओ ए केप प्लस √3 बी केप क्या होगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब ए केप प्लस √3 बी केप, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए केप का 1, इसका √3 × 1, बी केप का मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो √3 × 1 यानी कि √3, तो इसका तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसके लिए लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3 इंटू क्या आएगा, cos 90 डिग्री, थीटा 90 है ना, तो cos 90 वाले टर्म तो 0 हो गई, ये 1 और ये कितना आएगा 3, 3 + 1 4, 4 का √2। आपका आंसर क्या है यहाँ पे 2। बोलो आया क्या समझ में, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर ऑफ लेंथ l is turned through the angle theta about its tail, what is the change in the position vector of its head। ये बोल रहा है कि कोई वेक्टर है, सपोज करो जिसकी लेंथ l के बराबर है, ये कोई वेक्टर है और इसको हमने थीटा एंगल से टर्न कर दिया अराउंड इट्स टेल, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, तो इसको ऐसे घुमा दिया हमने, अब ये इधर आ गया, ठीक है, कितने एंगल से घुमा दिया इसको, किसी थीटा एंगल से घुमा दिया। ये मान लो कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एल के बराबर है, इसको हमने घुमा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब ये वेक्टर बी बन चुका है जिसका मैग्नीट्यूड अभी भी एल के बराबर ही है, क्योंकि इसको ऐसे घुमा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वेक्टर बदल गया। अभी पहले जो वेक्टर था ना वो अलग है क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर क्योंकि इसको ऐसे घुमा दिया तो अब ये अलग वेक्टर बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है, ठीक है। अब इसने बोला व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, तो हेड मतलब ये वाला पॉइंट, पहले ये किसी पी पॉइंट पे था, अब ये किसी क्यू पॉइंट पे चला गया, हेड पहले यहाँ पे था अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसमें चेंज पूछा है आपको, तो ये हेड किधर से किधर गया, पी से क्यू की तरफ गया ना, तो आपको पी क्यू वेक्टर पूछा जा रहा है। कौन सा वेक्टर पूछ रहा है, ये पी क्यू वेक्टर। कैसे फाइंड करोगे इसको, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है आपको। अब पी क्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल है इसमें दो वेक्टर कंटिन्यूअस है और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में है और एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है, ये और ये दोनों क्या है कंटिन्यूअस, और ये क्या है इनका अपोजिट वेक्टर जो ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ए और पी क्यू वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होना चाहिए, वेक्टर बी। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद आया क्या, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में है, किसी ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस साइड्स की फॉर्म में है और तीसरी लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट कर रही है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगी। मतलब वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी क्यू के बराबर है। सही बात है कि ये, तो वेक्टर पी क्यू किसके बराबर आएगा, बी माइनस ए के बराबर आएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या पूछा जा रहा है, बी माइनस ए पूछा जा रहा है। आया समझ में, ठीक है। ये मुझे डायग्राम से थोड़ा आइडिया लगा। अब बी और ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, तो दो बराबर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या मिलता है, 2a साइन θ/2 मिलता है। जबकि a क्या है, उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ही है ना, इसलिए उसको a लिख सकते हैं। a की जगह यहां पे क्या लेना पड़ेगा, l लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, l के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2l
साइन थीटा बाय 2। आया समझ में? ये आपका आंसर है। अब थीटा तो दे ही नहीं रखा था, नहीं तो थीटा भी हम पुट कर देते। यही आपका आंसर है 2l साइन थीटा बाय 2। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।